नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। दोस्तों, आई वेलकम यू बैक टू आवर मंथली रिचुअल ऑफ करंट अफेयर्स डिस्कशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम लोग जून 2025 की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जनरली जब भी हम लोग करंट अफेयर्स की डिस्कशन करते हैं तो हम लोग अलग अलग सेक्शंस में उसको डिवाइड करके डिस्कस करते हैं। पहले स्पेस के बारे में डिस्कशन होती है, उसके बाद वी टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, डिसीजेस, डिफेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिसलेनियस टॉपिक्स। लेकिन आज हमारा जो पहला डिस्कशन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट AI-171। आप जानते हैं कि जून में एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ। अहमदाबाद से AI-171 एयर इंडिया की फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया और कुछ ही सेकंड्स में इट क्रैश्ड इनटू बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल, जहां पे कुछ स्टूडेंट्स की भी डेथ हुई। टोटली 270 लाइव्स वर लॉस्ट। सो बिफोर वी बिगिन आवर डिस्कशन, अ स्मॉल प्रेयर फ्रॉम आवर साइड टू दी फैमिलीज ऑफ लॉस्ट लाइफ। इस समय के दौरान मैं प्रे करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि भगवान उन फैमिलीज़ को स्ट्रेंथ दे टू पास थ्रू दिस पर्टिकुलर टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया, एकेडमिक पर्सपेक्टिव से AI-171 के बारे में हमें कुछ टॉपिक्स की डिस्कशन करनी पड़ेगी। तो पहला टॉपिक होगा ब्लैक बॉक्स के बारे में। व्हाट इज़ ब्लैक बॉक्स, इस पे सवाल बन सकते हैं। ब्लैक बॉक्स एक डिवाइस होता है जो फ्लाइट डेटा को रिकॉर्ड करता है। सबसे पहली चीज़, ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का नहीं होता है। वो एक छोटा सा मशीन होता है जो फ्लाइट की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। जनरली उसका कलर ब्राइट होता है, यानी कि ब्राइट ऑरेंज या फिर ब्राइट येलो कलर का बॉक्स होता है। काफ़ी स्ट्रेंथ वाले मटेरियल से बना होता है, नॉर्मली हार्ड स्टील या फिर टाइटेनियम से बना होता है, क्योंकि अगर क्रैश हो जाए तो ये ब्लैक बॉक्स विथस्टैंड करना चाहिए एक्सप्लोजन्स, फायर, वाटर प्रेशर या फिर हाई स्पीड क्रैश को भी। ब्लैक बॉक्स की डिस्कवरी की थी डेविड वॉरेन ने। डेविड वॉरेन फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इट, और ब्लैक बॉक्स कुछ इस तरह का दिखता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी फ्लाइट में ब्लैक बॉक्स दो तरह के होते हैं। एक होता है CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, दूसरा होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कॉकपिट के अंदर जो भी पायलट होंगे, को पायलट होंगे, उनकी कॉन्वर्जेशन को रिकॉर्ड करता है, इंजन के नॉइसेस को रिकॉर्ड करता है। FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये 80 से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, जैसे कि फ्लाइट का क्या ऑल्टीट्यूड था, कितने समय में कितना ऑल्टीट्यूड लॉस हुआ, एयर स्पीड क्या है, फ्लाइट की स्पीड क्या है, फ्लाइट की डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है, पिच क्या है, ये सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड करेगा। और ब्लैक बॉक्सेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, दे आर नॉट ब्लैक, दे आर ऑरेंज और ब्राइट येलो इन कलर, और वो स्टील या फिर टाइटेनियम के एनकेसिंग में होता है। क्यों? क्योंकि उसको एक्सट्रीम कंडीशंस को विथस्टैंड करना है। और जनरली जो आपके ब्लैक बॉक्सेस होते हैं वो फ्लाइट के पिछले पार्ट में लगाए जाते हैं, आगे में नहीं, क्योंकि अगर समझ लीजिए फ्लाइट का क्रैश हो गया तो आगे काफ़ी नुकसान होता है, तो पीछे की तरफ नुकसान कम हुआ तो वहाँ पे हमें वो ब्लैक बॉक्स हम लोग वापस रिकवर कर सकते हैं, उससे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। और जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है उसके अंदर एक अंडर वाटर बीकन भी होता है। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि सर क्या हमें ब्लैक बॉक्सेस हमेशा मिल जाते हैं? देखिए, हमारा AI-171 का ब्लैक बॉक्स, हमें ब्लैक बॉक्सेस मिल चुके हैं, लेकिन हमेशा ब्लैक बॉक्सेस मिले ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। ब्लैक बॉक्सेस बिल्कुल एविएशन के एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमारी काफ़ी मदद करते हैं, लेकिन वो इनफैलिबल नहीं है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ MH370 का। 2014 में मलेशिया की MH370 सडनली डिसअपियर हो गई। आज तक उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है, उसके कोई डिटेक्टेबल सिग्नल्स भी नहीं मिले हैं, इवन फ्रॉम FDR। मोर ओवर, जो ब्लैक बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती। इसको ध्यान रखना है, देयर इज नो वीडियो रिकॉर्डिंग इन द ब्लैक बॉक्सेस। इसके ऊपर कोई भी MCQ बने तो आई होप स्टूडेंट्स विल बी रेडी टू कवर दीज थिंग्स। अभी फिलहाल AI-171 की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ट्विन इंजन फेलियर हुआ। अभी भी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज सॉट, लेट्स वेट एंड वॉच आगे क्या होगा। ब्लैक बॉक्सेस के बाद एक और जो टॉपिक हमारे डिस्कशन का रहेगा कनेक्टेड टू AI-171 इज मेडे। ये जो आपने लिखा यहाँ पे देख रहे हो, मेडे मेडे मेडे, ये एक इंटरनेशनल इमरजेंसी सिग्नल है, इंटरनेशनल इमरजेंसी कॉल है। ना सिर्फ एविएशन में, एविएशन के अलावा मैरीटाइम डोमेन में भी इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब भी खतरा हो, लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर हो और हेल्प सीक कर रहे हैं,
तो पायलट्स हो गए या फिर शिप के कैप्टन्स हो गए, वो रेडियो पे मेडे का सिग्नल देते हैं। 3 बार मेडे 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 कहेंगे। मेडे इज अ फ्रेंच टर्म, यानी कि हेल्प मी, उसका ट्रांसलेशन होता है हेल्प मी। पायलट्स और शिप कैप्टन्स दोनों इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं चाहूंगा जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ICAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और IMO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। देखिए, मे डे के अलावा कुछ और भी सिमिलर कॉल्स होते हैं। मे डे इज लाइक द एक्सट्रीम इमरजेंसी कॉल, यानी कि पायलट हो या फिर शिप के कैप्टन हो, 3 बार मे डे मे डे मे डे कहेंगे, दैट इज द एक्सट्रीम कॉल। लेकिन इसके अलावा और भी कॉल्स होते हैं, जैसे कि पैन पैन कॉल है, फ्रेंच के ही है, पैन पैन पैन, 3 बार पैन 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 कॉल जब होगा ना, दैट मीन्स अर्जेंट सिचुएशन है लेकिन उतना इमरजेंसी नहीं, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। जैसे कि किसी को मार लग गया है, कोई इंसिडेंट हो गया है, घाव हो गया है, उस तरह की सिचुएशन में पैन 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 टर्म इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा देयर इज अनदर सिंपल टर्म सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी, 3 बार कहा जाता है। अगेन दिस डज नॉट इन्वॉल्व इमीडिएट डेंजर। एक और हम लोग सिग्नल इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं SOS, एक्चुअली मोर्स कोड में इस्तेमाल किया जाता है। SOS हम लोग वॉइस कम्युनिकेशन के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई एम रिपीटिंग, SOS हम लोग वॉइस कम्युनिकेशन के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। मोर्स कोड में समझ लीजिए मेरे पास एक लेज़र लाइट है, फिर एक फ्लैश लाइट है, मैं 3 बार फ्लैश लाइट ऑन करके ऑफ करूंगा, थोड़ा गैप दूंगा, उसके बाद फिर से 3 बार मैं फ्लैश लाइट ऑन ऑफ करूंगा, तो इसका मतलब है SOS, हेल्प का ये सिग्नल है। तो इस तरह के भी सिमिलर कॉल्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो AI-171 क्रैश हुआ, उसके अंदर इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें DNA फिंगरप्रिंटिंग या फिर DNA प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इनफैक्ट DNA प्रोफाइलिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर हम लोगों ने सेपरेटली डिस्कशन भी किया था यूट्यूब के ऊपर, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। लेकिन लेट मी जस्ट टेल यू इन शॉर्ट, DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA प्रोफाइलिंग होता क्या है। सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस। DNA फिंगरप्रिंटिंग और DNA प्रोफाइलिंग दोनों सिमिलर तरह के टर्म्स है। हम लोग कई बार इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग हम लोग इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, DNA प्रोफाइलिंग भी हम लोग करते हैं, लेकिन DNA प्रोफाइलिंग नॉर्मली फॉरेंसिक स्टडी में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग जनरली कह सकते हैं कि इट इज़ ओल्डर टर्म। DNA प्रोफाइलिंग मॉडर्न टर्म है जो हम लोग फॉरेंसिक स्टडीज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और जो डिफरेंस है, DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग फोकस करते हैं वेरिएबल टैंडम रिपीट्स के ऊपर, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, लेकिन DNA प्रोफाइलिंग में हम लोग STR, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स के ऊपर फोकस करते हैं। और DNA फिंगरप्रिंटिंग में वी फोकस ऑन मिनी सैटेलाइट्स ऑल्सो, माइक्रो सैटेलाइट्स ऑल्सो, लेकिन DNA प्रोफाइलिंग में हम लोग माइक्रो सैटेलाइट एनालिसिस बहुत ज़्यादा करते हैं। ये आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा मैं, मिनी सैटेलाइट्स और माइक्रो सैटेलाइट्स होते क्या है। तो चलिए DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आपको समझा देता हूँ। DNA फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक है जिससे कि हम लोग इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग शॉर्ट टैंडम रिपीट्स या फिर वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स ढूंढना चाहते हैं किसी भी DNA सैंपल में। अब अगर हम लोग ह्यूमंस को देखें, ह्यूमंस में 99.99% जो हमारा DNA होता है वो सिमिलर होता है। आर DNA इज सिमिलर, यानी कि अगर हम लोग होमोसेपियंस से ह्यूमंस है, हमारे 2 आंखें होंगी, 1 नाक होगा, 2 कान होंगे, हमारे 10 उंगलियां हैं, अपोजिबल फिंगर्स है। इसका मतलब क्या है, 99.99% हमारा DNA सेम रहेगा। वो जो डिफरेंस है 0.01% का जो डिफरेंस है हमारा, हम लोग उस पर फोकस करते हैं। और वो जो 0.01 डिफरेंस आपको मिलेगा, इट कम्स थ्रू द मिनी सैटेलाइट्स। अब ये मिनी सैटेलाइट्स को क्या होते हैं, ये वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स है। हमारे DNA के कोड में 10 से 100 नाइट्रोजन बेस पेयर्स लॉन्ग सीक्वेंस है जो हर एक व्यक्ति में रिपीट होते रहते हैं। वो यूनिक है। जैसे कि हमारा फिंगरप्रिंट होता है, वैसे हर एक व्यक्ति के DNA में 10 to 100 बेस पेयर्स रिपीट होते रहते हैं। हम लोग उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और माइक्रो सैटेलाइट उससे भी छोटा टैंडम रिपीट्स है, जिसको हम लोग शॉर्ट टैंडम रिपीट्स कहते हैं। जनरली 2 to 10 बेस पेयर लॉन्ग रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब सर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इस पर्टिकुलर केस में,
AI-171 में हम लोग क्या कर रहे हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसीजर है। सबसे पहला स्टेप है कि आप सैंपल को कलेक्ट करें। सैंपल के बाद हम लोग डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स है। हम लोग एंजाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम हो गया, प्रोटीनेज हो गया। एक बार हम लोगों ने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, आजकल हम लोग मैग्नेटिक बीट टेक्निक भी इस्तेमाल करते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए। एक बार डीएनए आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो डीएनए को हमें कट करना है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट करने हैं। अब सवाल उठता है, सर छोटे छोटे फ्रैगमेंट क्यों करने? छोटे छोटे फ्रैगमेंट करने हैं टू फाइंड आउट द वेरिएबल नंबर टैंडेम रिपीट्स एंड शॉर्ट टैंडेम रिपीट्स। एक बार छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हुए, उसके बाद वी पास इट थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग छोटे छोटे डीएनए फ्रैगमेंट्स के को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई करते हैं। अब डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो जिस तरफ भी पॉजिटिव टर्मिनल है उस तरफ लंबे डीएनए के जो सीक्वेंसेस होंगे, जो थोड़े से लॉन्ग रिपीट जो होंगे, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ज्यादा मूव हो जाएंगे। एक बार इस तरह का जब हमें डीएनए का फिंगरप्रिंट मिलेगा या फिर डीएनए इस तरह एक बार सेग्रीगेट हो गया, तो उसको हम लोग नायलॉन पेपर पे ब्लॉटिंग करेंगे। और क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है तो मैं उसको अनजिप करूंगा। अब मुझे अनजिप क्यों करना है, यानी कि डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड बनाना है। क्यों? क्योंकि मुझे कोड अगर आइडेंटिफाई करना है तो मैं रेडियो एक्टिव टेम्पलेट को इस्तेमाल करके, रेडियो एक्टिव टेम्पलेट जो होगा वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से अटैच होगा। उसके बाद उस रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन बेसिस की प्रोबिंग होगी, जिससे कि एक्सरे एनालिसिस करके हम लोग इस तरह का डीएनए फिंगरप्रिंट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ प्रोसेस को। सबसे पहले डीएनए का सैंपल लेंगे। अब इस पर्टिकुलर केस में AI-171 में सैंपल प्रिपरेशन में काफ़ी समय लग रहा है। इट इज़ टेकिंग लॉट ऑफ टाइम फॉर सैंपल प्रिपरेशन। और यहाँ पे डीएनए एक्सट्रैक्शन में AI-171 में डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस और नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी गांधीनगर इन्वॉल्व है, जो सैंपल बना रहे हैं। इसके अलावा सैंपल जब सैंपल प्रिपेयर करेंगे, सैंपल को क्लीन रखना है, फिर उसको प्रोसेस करना है, उसके लिए दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व हैं। अब अगर हम लोग देखें, सैंपल एक बार प्रिपेयर हो गया, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, छोटे छोटे कट्स होंगे। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा। जैसे ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, जिस तरफ भी पॉजिटिव टर्मिनल होगा उस तरफ ज़्यादा लॉन्ग डीएनए फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि वहाँ पे आपको फॉस्फेट ग्रुप मिलता है। जैसे ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, उसके बाद हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं ऑन नायलॉन पेपर, जहाँ पे हम लोग इसको अनजिप करेंगे, यानी कि डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड करेंगे और रेडियो एक्टिव टेम्पलेट से उसको अटैच करेंगे। एक बार रेडियो एक्टिव टेम्पलेट अटैच हो गया तो हम उसकी प्रोबिंग करेंगे और इस तरह का डीएनए फिंगरप्रिंट बनाएंगे। दैट इज द एंटायर प्रोसेस। अब यहाँ पे जब भी हम लोग डीएनए एनालिसिस करते हैं, ब्लॉटिंग टेक्निक को हम लोग कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें। सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग कब इस्तेमाल होती है? सदर्न ब्लॉटिंग फॉर डीएनए एनालिसिस, नदर्न ब्लॉटिंग फॉर आरएनए एनालिसिस एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर प्रोटीन एनालिसिस। ठीक है। इसके अलावा सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काम क्या है, उसके फायदे क्या हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए, पैटर्निटी के लिए, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई मिसिंग पर्सन है तो मिसिंग पर्सन की आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, इस पर्टिकुलर केस में AI-171 केस में हम लोग ये देख रहे हैं, डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, जेनेटिक रिसर्च में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब हम लोग एनालाइज करते हैं, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अब समझ लीजिए AI-171 की जब बात होगी तो सबसे पहले हम लोग एक सैंपल जो लेंगे, उस सैंपल को हमें चेक करना है दूसरे सैंपल के साथ। ये दूसरा सैंपल किसका होगा? अगर वो इंडिविजुअल का हमें कोई सैंपल मिला, जैसे कि अगर पुराना ब्लड सैंपल है या फिर हेयर सैंपल है या फिर पुराना कोई सैंपल है, अगर मिला तो उससे हम लोग मैच कर सकते हैं। नहीं तो हम किसी रिलेटिव के सैंपल से मैच कर सकते हैं। तो किस तरह की मैचिंग होती है? जैसे मैंने आपको बताया, शॉर्ट टैंडम रिपीट मैचिंग हो सकती है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट हो सकती है, या फिर वाई क्रोमोसोम एनालिसिस हो सकती है। अगर समझ लीजिए फादर है तो फादर का सैंपल लिया जाएगा। अगर सन ट्रैवल कर रहा था AI-171 में तो मैच करने की कोशिश करेंगे वाई क्रोमोसोम एनालिसिस के साथ, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस हो सकती है, मदर का सैंपल मिलेगा तो, या फिर कई बार बहुत ही रेयर केसेस में अगर समझ लीजिए कोई सैंपल नहीं मिला तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड एनालिसिस भी हो सकती है, जिसको हम लोग SNA कहते हैं, सिंपल
टूथब्रश से एक सैंपल लेंगे और सिंगल न्यूक्लियोटाइड एनालिसिस करके हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मार्कर्स हम लोग चेक करते हैं। अगर समझ लीजिए ये सैंपल है, हम लोग चेक करते हैं कम से कम 40 बायोमार्कर्स, 40 डीएनए मार्कर्स हैं वो चेक होने चाहिए। अगर 50 मार्कर्स चेक हुए, 50 प्लस मार्कर्स चेक हुए तो इट इज़ 100% मैच। 40 प्लस या फिर 40 के आसपास अगर मार्कर्स मैच हुए, इट इज़ रिलेटिव मैच करके माना जाता है। अब इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट डीएनए मैचिंग एफर्ट्स हाल ही में कंप्लीट हुआ है, दैट टू इन द रिकॉर्ड टाइम। ये हमको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहले भी जो डिजास्टर्स हुए हैं, जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 9/11 में 2001 में एक भीषण टेररिस्ट अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे, 2000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। वहाँ पे भी जब डीएनए एनालिसिस चल रही थी, इट कंटिन्यूड फॉर मैनी ईयर्स। इनफैक्ट एक रीसेंट पेपर ने बताया कि इट हैज़ बीन ओवर 20 ईयर्स बट स्टिल डीएनए एनालिसिस इज गोइंग ऑन। सो समय लगता है इसमें, इट टेक्स टाइम। जनरली एक सैंपल को मुझे अगर प्रोसेस करना है, इट टेक्स अबाउट 24 to 72 आवर्स, यानी कि 2 से 3, कभी कभार 4 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन इट टेक्स टाइम, क्योंकि सैंपल प्रिपरेशन करना है, सैंपल प्यूरिफिकेशन करना है, एनालिसिस करनी है, दूसरों का सैंपल भी लेना है, तो मल्टीपल सैंपल्स होंगे, दैट्स वाई इट टेक्स टाइम। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव इनटू आवर स्पेस सेक्टर। ठीक, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा संदेश है आप सभी को। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग कि सर आपका वीडियो फाइल नहीं दिखाई दे रहा है, आप नहीं दिखाई दे रहे हो वीडियो में, क्योंकि राइट नाउ आई एम इन ट्रांजिशन। आप जानते हो कि आई एम नॉट एसोसिएटेड विद स्टडी IQ एनी मोर, सो आई एम वर्किंग ऑन माई ओन। और मेरा जो रेंटेड अपार्टमेंट था, रेंटेड स्टूडियो था, उसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। यानी कि मेरा पूरा का पूरा स्टूडियो अभी मेरे यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। उसको थोड़ा सा समय लग रहा है, प्रॉब्ली इट विल टेक 8 to 10 days। उसके बाद हम लोग हमारी नॉर्मल डिस्कशन में लग जाएंगे। सो एक छोटा सा एक नोटिस था आप सभी के लिए। इनफैक्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इफ़ यू आर ओके विद दिस, वी कैन कंटिन्यू दिस एज वेल, बिकॉज दिस इज मच ईजियर देन दी वीडियो रिकॉर्डिंग, बट डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं स्पेस से। एक्सियम 4 मिशन लॉन्च हुआ है। आप जानते हो जून 25, 2025 को एक्सियम 4 मिशन फाइनली लॉन्च हुआ। मल्टीपल डिलेज के बाद एक्सियम 4 मिशन लॉन्च हुआ और वो डॉक हो गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के लिए ये एक बहुत ही हिस्टोरिक स्पेस फ्लाइट था। वाई? क्योंकि 41 ईयर्स के बाद सेकेंड इंडियन स्पेस में जा चुके हैं। पहले आप जानते हो 1984 में राकेश शर्मा थे, अभी शुभांशु शुक्ला हैज रीच्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। ये एक्सियम 4 जो है, एक्सियम स्पेस का चौथा मिशन है। एक्सियम 4 मिशन इट इज़ रनिंग इन कोलैबोरेशन विद नासा, SpaceX एंड इसरो। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सियम 4 मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, जिसमें इंडिया से भी हैं शुभांशु शुक्ला। इनफैक्ट कोइंसिडेंटली इंडिया के भी सेकेंड व्यक्ति हैं, और जो दूसरे 2 जो मेल एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी पोलैंड और हंगेरी कंट्रीज़ के लिए, उनके रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ के लिए सेकेंड एस्ट्रोनॉट्स बने। इनफैक्ट पेगी विटसन फ्रॉम USA, इनका तो ये मल्टीपल टाइम्स वो जा चुके हैं, उनका काफ़ी समय हो चुका है ISS पे, पहले भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे वो पहले भी जा चुकी है। ध्यान रखना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो मिशन है, इट इज़ अ मिशन ऑफ एक्सियम स्पेस इन कोलैबोरेशन विद नासा, इसरो एंड SpaceX। यहाँ पे टोटली 60 से भी ज़्यादा साइंटिफिक स्टडीज़ होंगी। 31 कंट्रीज़ के यहाँ पे रिसर्च चलने वाले हैं, अलग अलग कंट्रीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में है, वहाँ पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स रन होने वाले हैं। अब ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सियम 4 जो मिशन है अर्ली 2024 में लॉन्च होना था, फिर वो मिड 2025 में चला गया। जून में भी मल्टीपल टाइम्स इसकी डेट्स आई, पहले जून 11 की डेट आई, फिर जून 22 की डेट आई, इवेंचुअली जून 25 को ये लॉन्च हो गया। एक्सियम 4 का जो उद्देश्य है कि लो अर्थ ऑर्बिट में कमर्शियल एक्टिविटीज़ को रन करना चाहते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, और मेनली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को रन करना चाहते हैं इन माइक्रोग्रेविटी सिचुएशन, जहाँ पे मटेरियल साइंस स्टडी होगी, बायोलॉजिकल स्टडी होगी, लाइफ साइंसेस की स्टडी होगी, अर्थ ऑब्जर्वेशन भी होगी। आपने ज़रूर वो कॉन्वर्सेशन देखा होगा बिटवीन शुभांशु शुक्ला एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब
एक जो एक्सपेरिमेंट रन हो रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शुभांशु शुक्ला जी अपने साथ टार्डिग्रेड्स को ले गए, तो टार्डिग्रेड्स ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ध्यान रखना है जब भी ये जो मिशन खत्म होगा एक्सियम 4, 14 दिनों का मिशन है। हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं 14 डेज के लिए ISS में रहेंगे, फिर वापस आना है। जब वापसी होगी तो हम लोग अगले महीने फिर से डिस्कशन करेंगे। बट टार्डिग्रेड्स साथ में ले गए हैं शुभांशु शुक्ला। अब ये टार्डिग्रेड्स है क्या? ये जो पिक्चर है सबसे पहले माइक्रोस्कोप की पिक्चर है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है टार्डिग्रेड्स। 8 लेगेड वाटर बेयर्स भी इनको कहा जाता है, कई बार इन्हें मॉस पिगलेट्स भी कहा जाता है। इनफैक्ट इनसे जुड़ा हुआ एक सवाल है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टार्डिग्रेड्स। Tardigrades are microscopic water-dwelling organisms known for extreme resilience. Number 1, they can survive in outer space and extreme temperatures by entering cryptobiotic state. Number 2, tardigrades are classified under phylum Arthropoda. इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है आपको बताना है? Only 1, only 2, only 3, none. Do let me know in the comment section. In fact, इस महीने से आई एम गोइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव कि हम लोग जब भी करंट अफेयर्स की डिस्कशन करेंगे उस करंट अफेयर्स के बेसिस के ऊपर मल्टीपल MCQs मैं पोस्ट करके डालूंगा ऑन द यूट्यूब चैनल। सो डू फॉलो, डू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो इस सवाल का जवाब भी देने की कोशिश कीजिएगा। तो ये टार्डिग्रेड्स होते क्या है? देखिए, टार्डिग्रेड्स सबसे पहले एक्वाटिक एनिमल्स है, इसको ध्यान रखना है, और सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स है। रफली 600 मिलियन ईयर से ये सर्वाइव कर रहे हैं, डायनासोर्स से भी पहले। डायनासोर्स तो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन टार्डिग्रेड्स नहीं हुए। टार्डिग्रेड्स दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ध्यान रखना है, दे कैन बी फाउंड फ्रॉम हाईएस्ट माउंटेन्स टू डीपेस्ट ओशंस। मतलब दे कैन बी फाउंड इन टेरेस्ट्रियल वाटर, मरीन वाटर, फ्रेश वाटर। आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिक में शैलो डेप्थ्स में मिलेंगे, ग्रेट डेप्थ्स में मिलेंगे, ग्रेट ऑल्टीट्यूड्स में भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन उनका सबसे कॉमन हैबिटेट है वाटर, यानी कि वाटर जहाँ पे मिलेगा, मॉसेस लाइकन्स जहाँ पे मिलेंगे उनके साथ मिल जाएंगे। उन्हें कई बार हम लोग मॉस पिगलेट्स भी कहते हैं, ये टर्म भी नोट करना है। अब टार्डिग्रेड्स होते क्या हैं? टार्डिग्रेड्स दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीम रेडिएशन। ज़्यादा हीट हो उसको भी सर्वाइव कर लेंगे, रेडिएशन को भी सर्वाइव कर लेंगे, ठंडा अगर एटमॉस्फेयर है उसको भी सर्वाइव कर लेंगे। ये कहा जाता है कि वाटर बेयर्स और मॉस पिगलेट्स दे कैन survive from a temperature range of 150 डिग्री सेल्सियस टू -272 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि मैंने आपको बताया 8 लेगेड ये मरीन ऑर्गेनिजम्स है। जब भी समझ लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वो पूरा सूख जाते हैं, दे बिकम कंप्लीटली ड्राइड आउट, लेकिन फिर से लाइफ फॉर्म में आ सकते हैं। इसीलिए इनके ऊपर काफ़ी रिसर्च होती है। अब आप सोच रहे हैं सर टार्डिग्रेड्स को ही शुभांशु शुक्ला जी क्यों लेकर गए हैं? टार्डिग्रेड्स आर रिमार्केबल सर्वाइवर्स। ये कहा जाता है कि अभी तक धरती पे 5 एक्सटिंक्शंस आ चुके हैं। देयर हैव बीन 5 मास एक्सटिंक्शंस। इन मास एक्सटिंक्शंस में डायनासोर्स भी जा चुके हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये टार्डिग्रेड्स बच गए हैं। दैट इज वाई दे से टार्डिग्रेड्स हैव एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्वाइवल स्किल्स। दे कैन सर्वाइव इवन इन वैक्यूम, सर्वाइव इन रेडिएशन, सर्वाइव इन एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन ऑल्सो। इसीलिए जो टार्डिग्रेड्स है उन्हें शुभांशु शुक्ला जी ने कैरी किया हुआ है, और जो डॉर्मेंट टार्डिग्रेड्स है उन्हें कैरी किया गया, और उन्हें वो वहाँ पे रिवाइव करेंगे और उनकी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होंगी उसको स्टडी किया जाएगा। और ये स्टडी हमारी रेवोल्यूशनाइज कर सकती है स्पेस मेडिसिन को, जेनेटिक्स को, बायोमेटल्स को और क्रायो प्रिजर्वेशन को भी। ध्यान रखना है, धरती पे भी टार्डिग्रेड्स के ऊपर पिछले 4 से 5 सालों से काफ़ी सारी रिसर्च चल रही है। हम लोगों ने टार्डिग्रेड्स के बारे में पहले भी करंट अफेयर्स में डिस्कस किया हुआ है, फिर से डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, नोट करना है, अर्थ में IISc बेंगलुरु में देखा गया कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी टार्डिग्रेड्स बच सकते हैं। सो विल कीप अ नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड अगर इस पर कोई भी खबर आएगी तो विल हैव अ डिस्कशन अगेन। टार्डिग्रेड्स के बारे में ध्यान ज़रूर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर स्टॉर्म के बारे में खबर है। सोलर स्टॉर्म से जुड़ा हुआ एक सवाल भी है आपके लिए मेंस प्रैक्टिस के लिए। जून में ये खबर आई, एक रिपोर्ट आई नासा की, जिसने बताया कि सोलर स्टॉर्म की वजह से इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है उसके 523 सैटेलाइट्स अभी तक लॉस हो चुके हैं, उनका नुकसान हो चुका है। सर अगर ये लॉस हो चुके हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है दे हैव बिकम डेब्री, वो पूरा वेस्ट बन चुके हैं।
और ये स्टडी ना सिर्फ इलॉन मस्क के लिए, ना सिर्फ स्पेसएक्स के लिए, सभी स्पेस एजेंसीज के लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि सोलर स्टॉर्म के इंसिडेंट्स हम लोग देख सकते हैं हर 11 साल में, एवरी 11 ईयर्स सन का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होता है। और इस बार भी हम लोगों ने देखा काफ़ी पीकिंग हुई थी। सोलर स्टॉर्म होता क्या है? ये डिस्टर्बेंस होता है इन स्पेस वेदर और इन सोलर एक्टिविटी। इट मे बी सोलर फ्लेयर्स, यानी कि सन से जो बर्स्ट निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, वो हो सकता है, या फिर करोनल मास इजेक्शन हो सकता है। सन का जो करोना है, उस करोना से मास निकलेंगे, यानी कि जो सोलर पार्टिकल्स है वो निकलेंगे अर्थ की तरफ, विच कॉजेस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह के जब स्टॉर्म्स आते हैं तो अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लोग जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से, सोलर स्टॉर्म से काफ़ी बच जाते हैं। लेकिन फिर भी जो सोलर स्टॉर्म्स है दे अफेक्ट सैटेलाइट्स, और हम लोगों ने देखा कि स्टारलिंक के 500 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स पिछले 5 सालों में नुकसान हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सोलर स्टॉर्म। तो सोलर स्टॉर्म्स की वजह से सैटेलाइट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है? उनका एटमॉस्फेरिक ड्रैग इंक्रीज हो सकता है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक डैमेज हो सकता है, कंप्लीटली फ्राई हो सकते हैं सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन का ब्लैकआउट हो सकता है, या फिर कंट्रोल उसका लूज हो सकता है, क्रैश हो सकता है। 500 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स अभी अनयूजेबल हो चुके हैं। दे हैव कंप्लीटली बिकम स्पेस डेब्री फॉर इलॉन मस्क एंड हिज स्टारलिंक। ऑलराइट, तो हमें भी इसके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वी ऑल टॉक अबाउट स्पेस डेब्री। पूरे पूरे विश्व की एजेंसीज की नज़र है डेब्री के ऊपर। केस्लर सिंड्रोम का खतरा है। केस्लर सिंड्रोम एक हाइपोथेटिकल सिनारियो है जहाँ पे मल्टीपल कैस्केडिंग कॉलिजन्स होकर सारे के सारे लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स खत्म हो सकते हैं। तो वी आर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ दैट। आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है मेंस के लिए, व्हाट आर सोलर स्टॉर्म्स? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एंड हाउ डू दे इम्पैक्ट सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन? स्पेशली जो भी 2025 मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, I would appreciate if you prepare these kind of questions also. There is probability that such questions might appear, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से एक ना एक सिंपल क्वेश्चन तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो इसके लिए डिस्कस मेजर्स टू मिटिगेट देयर एडवर्स इफेक्ट्स ऑल्सो, ये भी सेकेंड पार्ट है। डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, दी वर्ड लिमिट इज जस्ट 150, 150 वर्ड्स में इसको अटेम्प्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। FPV ड्रोन्स के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा जून में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन रन किया था यूक्रेन ने। यूक्रेन का स्पाइडर वेब ऑपरेशन हुआ था, जहाँ पे बहुत ही डीप जाकर रशियन टेरिटरीज में FPV ड्रोन्स से यूक्रेन ने अटैक किया था ऑन फाइटर एयरक्राफ्ट्स ऑफ रशिया। और ये बताया गया कि 40 से भी ज़्यादा रशियन एयरक्राफ्ट्स को ऑलमोस्ट ग्राउंड कर दिया। बहुत ही स्ट्रेटेजिकली उनके विंग्स के ऊपर, कमांड सेंटर्स के ऊपर या फिर कंट्रोल सेंटर्स के ऊपर अटैक किया गया, जिससे कि वो ऑलमोस्ट ग्राउंडेड हो चुके हैं। इससे हमें FPV ड्रोन्स के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी हो जाता है। एक सिंपल सा MCQ बन सकता है, FPV ड्रोन क्या होता है? FPV का मतलब है फर्स्ट पर्सन व्यू। अब फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन क्या होता है? जहाँ पे जो व्यक्ति, जो ऑपरेटर होगा ड्रोन का, उसको वो ड्रोन दिखेगा या फिर वो उस ड्रोन को देख सकता है, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। ध्यान रखना है, FPV ड्रोन्स और ड्रोन्स दैट आर रिमोटली पायलटेड विच आर इक्विप्ड विद द कैमरा, ये कैमरा लाइव स्ट्रीम देगा। और ये जो ऑपरेटर होगा, ध्यान रखना है, ऑपरेटर या तो गॉगल से या फिर डायरेक्टली या फिर किसी स्क्रीन से उस ड्रोन की ऑपरेशन को देख सकता है, रियल टाइम में उसको ऑब्जर्व कर सकता है। और FPV ड्रोन्स कई बार डायरेक्ट लड़ाई में, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। FPV ड्रोन्स जो है ये बहुत ही एक्यूरेट पायलटिंग करवा सकते हैं। और जो यूक्रेन ने अटैक किया था, कहा जा रहा है कि उन्होंने ढेर सारे फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स जो थे उन्हें स्मगल किया अलग अलग ट्रकों में, और वहाँ पे ऑपरेटर्स थे। उन ऑपरेटर्स ने उनका यूज़ करते हुए अटैक किया ऑन द एयरक्राफ्ट। छोटा सा वो एक्सप्लोजिव कैरी कर रहे थे, तो पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट तो डैमेज नहीं हुआ, लेकिन एयरक्राफ्ट को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डैमेज किया गया, जैसे कि विंग पे अटैक किया गया कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर, ताकि वो वापस उड़े ना। तो FPV एक्यूरेट पायलटिंग करवा सकता है हेडसेट या फिर स्क्रीन के थ्रू, मैनूवर कर सकता है बहुत ही क्विकली, बैटलफील्ड स्ट्रैटेजी हम लोग रन कर सकते हैं, सर्विलेंस कैरी कर सकता है, छोटे छोटे एक्सप्लोजिव्स भी कैरी कर सकता है, जिससे कि हम लोग स्ट्रेटेजिक अटैक्स कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज अबाउट दी
फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। अब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स काफ़ी वोग में है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स मतलब एक एनर्जी का स्ट्रीम हम लोग किसी चीज़ पे डायरेक्ट करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि लेजर्स। और विश्व का पहला लेजर बेस्ड वेपन ड्रोन्स के ऊपर इस्तेमाल किया गया बाय इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री। इनफैक्ट पिछले साल से ही इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का टेस्ट कर रही है। उनका जो आयन बीम सिस्टम है, जिसको वो मैगन और कहते हैं, मैगन और, इसके कुछ वेरिएंट्स उन्होंने ऑलरेडी लेबनान बॉर्डर पे लगाए हुए थे। लेकिन इस बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो इजराइल की है, उन्होंने कंफर्म किया है कि उन्होंने कम से कम 40 फिक्स्ड विंग ड्रोन्स को डाउन किया बाय लेट मई 2025। यहाँ पे लेज़र एनर्जी का, हाई लेज़र एनर्जी का वेपन इस्तेमाल किया गया, जहाँ पे एरियल थ्रेट्स को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया, यानी कि जो ड्रोन्स थे उन्हें उन्होंने न्यूट्रलाइज किया। अब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के ऊपर इतना ज़्यादा डिस्कशन क्यों हो रही है? क्योंकि इस तरह के वेपन्स काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे। एक जो वेपन होगा ना, इट विल बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि एक बार फायर करने के लिए उसको हार्डली $2 से $5 का खर्चा लगता है। एक हाई एनर्जी लेज़र बीम फायर करनी है ऑन अ ड्रोन, लेकिन वहीं पे अगर आप इंटरसेप्टर मिसाइल्स भेज रहे हैं, सो इट वुड कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स फॉर वन मिसाइल। दैट इज़ वाई डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स कैन बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। और ये एज भी देता है, क्योंकि बहुत ही क्विकली एंगेजमेंट हो सकती है और बहुत ही प्रिसाइज टारगेटिंग होगी। मल्टीपल स्ट्राइक्स हो सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। प्रिसाइज टारगेटिंग होगी, साथ ही साथ मिनिमम कोलैटरल इम्पैक्ट या फिर मिनिमम कोलैटरल डैमेज हो सकता है। और ना सिर्फ इजराइल, दूसरे देश भी इस तरह के डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि लेज़र आपने फायर कर दिया सीधे ड्रोन की तरफ। यूएसए का सिस्टम है हीलियोस करके, यूक्रेन का हरिकेन 3000 सिस्टम है, यूके का ड्रैगन फायर सिस्टम है, रशिया के पास उनका खुद का पेरेस्वेट सिस्टम है। इंडिया में आइडिस मेक 2 डेवलपमेंट में है, इसकी ट्रायल्स चल रही है। इंडिया के पास भी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं, इसकी ट्रायल्स आर ऑन। IDDIS Mark 2 ट्रायल्स आर गोइंग ऑन। जब भी कोई डेवलपमेंट आएगी तो विल डिस्कस ऑन दैट एज वेल। इसके अलावा डिफेंस की जो डिस्कशन चल रही है, तो पिछले महीने जून 2025 में भारत की जो आर्मी है, इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली ट्रायल्स कंडक्ट किए एक ड्रोन के, वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन की, जिसका नाम है रुद्रास्त्र। इस रुद्रास्त्र को डेवलप किया है सोलार एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड नागपुर कंपनी ने। अगेन दिस शोज दैट वी आर बिकमिंग आत्मनिर्भर, क्योंकि हमारी कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो, धीरे धीरे ड्रोन्स की डेवलपमेंट कर रही है। हमारा जो रुद्रास्त्र टेस्ट हुआ, उसने लाइव स्ट्राइक किया 3500 मीटर हाइट से, बहुत ही प्रिसाइजली टारगेट को हिट किया। इनफैक्ट अगर आपको वीडियो देखना है तो ये वीडियो आपको ट्विटर पे या फिर अभी एक्स पे आपको मिलेगा, एक्स पोस्ट पे मिलेगा आपकी। डायरेक्टली सोलार डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने ही इसका वीडियो दिखाया। ट्रायल्स हुई जून 11-12 को पोखरान में। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग अचीव हुई। एक बार वर्टिकल टेक ऑफ जब हुआ, उसके बाद जेट लाइक क्रूज भी इसने किया, यानी कि फ्लाइट की तरह उसने क्रूज भी किया। लॉइटरिंग और टारगेट लॉक भी अचीव किया। लॉइटरिंग मतलब एक जगह पे उसने वहीं पे मैनूवर किया और टारगेट को लॉक किया। और इसका जो इंजन था, 180 से 220 HP का जो इंजन था, इंडिजिनस इंजन हमारा, उसकी भी टेस्टिंग हुई। इसका ऑपरेशनल रेडियस है 50 किलोमीटर। टोटल फ्लाइट रेंज जो इसने रन किया 170 किलोमीटर्स। और इसकी एंड्योरेंस मतलब कितना समय ये उड़ सकता है, एक बार टेक ऑफ करने के बाद 90 मिनट्स ये उड़ के इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रुद्रास्त्र की ट्रायल अचीवमेंट में हम लोगों ने देखा कि प्रिसीजन गाइडेड एंटी पर्सनल वारहेड उसने बर्स्ट किया। एक्यूरेट टारगेटिंग की 50 किलोमीटर तक, 350 मीटर से, उस 3500 मीटर से उसने फायर किया और हमें कंटिन्यूसली लाइव फुटेज को उसने ट्रांसमिट करवाया। इसका मतलब है रियल टाइम इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉग्नाइजेंस हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा 90 मिनट का इसने लाइव फीड हमें दिया। ये कुछ इमेजेस है इसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लैंड पे आया, इट कैन टेक ऑफ लाइक अ हेलीकॉप्टर की तरह ये टेक ऑफ कर सकता है। ये आया, इसने टेक ऑफ किया, स्ट्रेट टेक ऑफ किया। एक बार स्ट्रेट टेक ऑफ करने के बाद उसने जेट की तरह क्रूज भी किया और वापस लैंड भी हो गया। इसलिए बहुत ही सिग्निफिकेंट हमारे लिए बनता है। और इंडियन आर्मी ने अभी SDAC से मल्टीपल रुद्रास्त्र ड्रोन्स ऑर्डर करने का डिसीजन लिया हुआ है। साथ ही साथ ये हमारे लिए आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग या फिर आत्मनिर्भर बनने के लिए एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यू डू नो दैट वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स फॉर डिफेंस, और रुद्रास्त्र उन इम्पोर्ट्स को कम कर सकता है। और आप ये तो जानते ही हो कि अनमैन्ड सिस्टम्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। हम लोगों ने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इंडिया ने भी इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने भी इस्तेमाल किया। ड्रोन वॉरफेयर आगे चल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन बन रहा है किसी भी डिफेंस स्ट्रैटेजी में, और इंडिया के लिए भी हमें तैयार रहना ज़रूरी है। इंडिया को रुद्रास्त्र इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेपन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डिस्कशन ऑफ स्पेस एंड डिफेंस, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी एंड डिसीजेस। सबसे पहली खबर है वेट लॉस ड्रग वीगोवी के बारे में। डेनमार्क की जो ड्रग मेकिंग कंपनी है नोवो नॉर्डिस्क, उन्होंने भारत में लॉन्च किया एक वेट लॉस ड्रग वीगोवी करके। वीगोवी एक प्रेस्क्रिप्शन वेट लॉस ड्रग है डेवलप्ड बाय स्पेनिश फार्मास्यूटिकल कंपनी, और ये आपको फ्लेक्स पेन की तरह मिलेगा। कुछ इस तरह की सेटअप रहेगी जहां पे खुद आप इंजेक्शन ले सकते हो। इसको रिसेंटली CDSCO ने अप्रूव किया हुआ है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। इट हैज़ अप्रूव्ड, रिमेंबर, फॉर ओबेसिटी मैनेजमेंट, नॉट फॉर डायबिटीज। ये नोट करना है। MCQ के पर्सपेक्टिव से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर कि ओबेसिटी मैनेजमेंट यानी कि वेट मैनेजमेंट के लिए इसको अप्रूव किया गया, ना कि डायबिटीज़ के लिए। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो वीगोवी है ये कंटेन करता है सेमाग्लूटाइड। ये जो सेमाग्लूटाइड है, सेमाग्लूटाइड इज अ GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये नोट करना है, टर्म बहुत ज़रूरी है, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। इसको ओरिजिनली डेवलप किया गया था फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए। अभी भी टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए भी सेमाग्लूटाइड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सेमाग्लूटाइड को अभी वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये करेगा क्या, ध्यान रखना है। सेमाग्लूटाइड क्या करेगा, ये एक GLP-1A रिसेप्टर की तरह काम करेगा, और ये GLP हार्मोन को मिमिक करेगा। GLP हार्मोन हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में, एपेटाइट को यानी कि भूख को कम करने में, और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग यानी कि पेट का जो एम्प्टी होता है उसकी एम्प्टिंग को स्लो डाउन करता है। इसका मतलब क्या है, ये बहुत देर तक हमें फीलिंग दिलाता है कि ढेर सारा खाना मैंने खा लिया है, बहुत देर तक भूख लगने नहीं देता है, जिससे ये वेट कम करता है। दूसरे वेट लॉस ड्रग्स भी है। आपने ज़रूर एक वेट लॉस ड्रग का नाम सुना होगा ओजेम्पिक के बारे में। ओजेम्पिक, इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्शियल खबरें भी आई हुई है, प्रेडोमिनेटली US से। इसके अलावा राइबेल्सिस हो गया, मोन्यारो हो गया, अलग अलग वेट लॉस ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो GLP-1 की तरह ही एक्ट करते हैं। अब ये GLP-1 क्या है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 है। ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 एक 30 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन है विच इज सिक्रीटेड बाय इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको सिक्रीट करता है। ध्यान रखना है, GLP-1 इट इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइन। अब हम लोग जो डेवलप करें, जैसे वीगोवी है, उसमें वी यूज GLP-1, उसको हम लोग GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट कहते हैं। ये जो GLP-1 एगोनिस्ट होते हैं, ये दे आर अ क्लास ऑफ मेडिकेशन विच हेल्प इन मैनेजिंग ब्लड शुगर लेवल। जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्मली GLP-1 जो एगोनिस्ट है उन्हें हम लोग डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई बार इसको वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो GLP-1 करता क्या है, GLP-1 हार्मोन जो है इट इज़ प्रोड्यूस बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे मैंने आपको बताया। ये मदद करता है इन ट्रिगरिंग रिलीज ऑफ इंसुलिन, मतलब इंसुलिन को रिलीज करवाएगा। इंसुलिन अगर रिलीज हुआ तो ब्लड शुगर कम होगा। ग्लूकागॉन रिलीज नहीं होने देता है। ग्लूकागॉन रिलीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। आप जानते हो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ही पैंक्रियाज द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करता है, ग्लूकागॉन ब्लड शुगर को ज़्यादा करता है। तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ाता है, ग्लूकागॉन की मात्रा कम करता है। साथ ही साथ स्टमक एम्प्टिंग, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कहते हैं, उसको भी स्लो डाउन करवाता है, जिससे कि हमारी सेटाइटी बढ़ाता है। सेटाइटी मतलब वी फील फुल, हमें ऐसा लगता है कि खाना मैंने खा लिया है। तो GLP-1 एगोनिस्ट जो है ना, ये जो मेडिकेशन है, एगोनिस्ट मेडिकेशन, दे मिमिक दिस हार्मोन। मिमिक मतलब उस हार्मोन की तरह काम करता है। और ये जो टर्म है एगोनिस्ट, नोट करना है, एगोनिस्ट टर्म को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर वो कोई भी सब्सटेंस हो जो सेल के रिसेप्टर से अटैच करेगा। एगोनिस्ट आर मेडिकेशंस, नेचुरल जो
चीज़ें होंगी उसको हम लोग हार्मोन तो कहते ही हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। लेट मी जस्ट रिपीट, वीगोवी वेट लॉस ड्रग के तौर पे इंडिया में अप्रूव किया गया, ना कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए। ऑल्दो सेमाग्लुटाइड जो है इसको डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक GLP-1 एगोनिस्ट की तरह काम करता है। GLP हार्मोन जो है उसको मिमिक करता है, उसी की तरह काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। एक नई HIV प्रिवेंशन ड्रग को अप्रूव किया है US FDA ने। नोट करना है, हम लोगों ने अप्रूव नहीं किया है, WHO ने अप्रूव नहीं किया है, WHO हैज़ नॉट अप्रूव्ड, इंडिया में अप्रूव नहीं है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में रिसेंटली लेनाकापाविर को अप्रूव किया हुआ है। जैसे ही US FDA से अप्रूवल मिलती है तो कई बार WHO की प्री क्वालिफिकेशन में भी उसको कंसिडर किया जाता है। WHO भी जल्दी उसको अप्रूव शायद दे देगा फॉर जिससे कि नेशनल अप्रूवल्स काफ़ी आसानी से हो सकती। अब नोट करना है, लेनाकापाविर एक एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन है विच इज़ यूज फॉर HIV प्रिवेंशन एज अ प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। इसका मतलब है एक्सपोजर होने से पहले इसको इस्तेमाल करेंगे तो HIV नहीं होगा। सो PrEP इज अ मेडिकेशन दैट कैन रिड्यूस रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन। आपको ध्यान रखना है, PrEP जिसको हम लोग कहते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो होता है, इसका मतलब क्या है, HIV इन्फेक्शन होने का जो डर होता है उसको कम करता है। अभी फिलहाल WHO किस तरह के PrEP रेकमेंड करता है, जैसे कि ओरल PrEP है, या फिर डैपिविराइन वैजिनल रिंग्स है, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल ड्रग्स होते हैं जैसे कि कैबोटेग्रावीर है। जहाँ पे भी एंड में वीर आता है दे आर जनरली वायरल मेडिकेशन। इसको ध्यान रखना है, आपने कोविड-19 के दौरान भी ज़रूर सुना होगा रेमडेसिविर करके, तो एंड में वीर आया, दे आर नॉर्मली एंटीवायरल ड्रग्स। तो नोट करना है, ये जो लेनाकापाविर है, हाउ डज इट वर्क, इट वर्क्स बाई कैप्सिड इनहिबिटर। आप जानते हो कि जो भी वायरस होता है उस वायरस में, ये तो आपका वायरस का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो गया, तो उसके इर्द गिर्द आपका एक प्रोटीन लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं कैप्सिड। तो ये जो लेनाकापाविर है इस कैप्सिड को इनहिबिट करता है, यानी कि जो प्रोटेक्टिव शेल है इस वायरस का उसको ही ख़त्म कर देता है, जिससे कि वो वायरस रेप्लिकेट नहीं हो पाता है। ध्यान रखना है, जो हमारी ओरल PrEP पिल्स है उन्हें हमें डेली लेना पड़ता है, लेकिन लेनाकापाविर का जो इंजेक्शन है उसको 6 महीने में एक बार लेंगे, उससे HIV स्प्रेड होने का, HIV इन्फेक्शन होने का डर रुक जाता है। तो HIV एंड होने की चीज़ नहीं है, HIV प्रिवेंशन के लिए ड्रग है। क्लियर? जैसे अगर आपको डाउट आ रहा है तो इमेजिन कीजिए, अगर कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति है, तो आप जानते हो अगर HIV पॉजिटिव व्यक्ति है एंड इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अनदर पर्सन, देन देयर इज वेरी हाई लाइक्लीहुड दैट अनदर पर्सन विल आल्सो गेट HIV। लेकिन अगर जो HIV पॉजिटिव व्यक्ति है वो अगर लेनाकापाविर का इंजेक्शन लेगा तो ट्रांसमिशन का खतरा कम हो जाता है। ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन इज अबाउट इन वीवो CAR-T सेल थेरेपी। हिंदू में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था, टेक्निक टू मेक CAR-T सेल्स इन वीवो कुड ट्रांसफॉर्म कैंसर केयर। यहाँ पे रिसेंटली एक रिसर्च आई है जहाँ पे mRNA बेस्ड चेंजेस लाई गई डायरेक्टली T सेल के अंदर, जिससे कि वो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है। तो चलिए इस न्यूज़ को समझते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल IIT बॉम्बे की एक इंक्यूबेटेड कंपनी है, उन्होंने एक ट्रीटमेंट रेजिमेन डेवलप किया था नेक्सकार 19 करके। इट इज़ अ CAR-T सेल थेरेपी विच हैज़ बीन अप्रूव्ड इन इंडिया। जहाँ पे CAR-T में होता क्या है, नॉर्मल CAR-T थेरेपी में या फिर एक्स वीवो CAR-T थेरेपी में होता क्या है, इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी थेरेपी जहाँ पे हम लोग हमारे टी सेल्स क्या होते हैं, टी सेल्स इन्फेक्टेड सेल को ख़त्म करते हैं। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स इन्फेक्टेड सेल को ख़त्म करता है। तो टी लिम्फोसाइट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कैंसर को एंड करने में। हमारी बॉडी में समझ लीजिए कैंसरस सेल्स हो रहे हैं, जहाँ पे भी समझ लीजिए जेनेटिक चेंज होकर अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है, तो वहाँ पे टी सेल उसको ख़त्म करता है। लेकिन अगर टी सेल ख़त्म नहीं कर पा रहा है तो कैंसर या फिर कैंसर का ट्यूमर कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ रहता है। तो CAR-T थेरेपी में हम लोग करते क्या है, जिस किसी पेशेंट को कैंसर हुआ है, सबसे पहले
उसके कैंसर का, उसके ट्यूमर का हम लोग टेस्ट करेंगे, उसके ट्यूमर के जो बायोमार्कर है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब इम्यून सिस्टम इन ट्यूमर सेल्स को खत्म नहीं कर पा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी बायोमार्कर को स्टडी करके पेशेंट के बॉडी में से टी सेल को एक्सट्रैक्ट करूंगा। इसको हम लोग कहते हैं एक्स वीवो कार टी थेरेपी। तो इन टी सेल्स को मैं जेनेटिकली मॉडिफाई करूंगा। इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग से, क्रिस्पर कैस9 से मैं एक पर्टिकुलर जीन इनकॉर्पोरेट करूंगा जो कार प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। ये कार प्रोटीन है क्या? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन, जो कैंसर के बायोमार्कर को आइडेंटिफाई करेगा। एक बार ये जो कार प्रोटीन प्रोड्यूस हो गया, टी सेल जो प्रोड्यूस करने लगा, तो इन टी सेल्स को मैं कल्चर करूंगा, तो ढेर सारे टी सेल्स बन जाएंगे। जब ये ढेर सारे टी सेल्स बन जाएंगे तो मैं वापस पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दूंगा, ताकि ये जो कार टी सेल्स हैं वो कैंसर को खत्म कर दे। अब नोट करना है, कार टी थेरेपी इज पेशेंट स्पेसिफिक, यानी कि पेशेंट के ट्यूमर को स्टडी करेंगे, उसके बायोमार्कर को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करके स्पेसिफिक प्रोटीन को प्रोड्यूस करवाना है। ये एक्स वीवो थेरेपी है। अब यहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी लग रही है तो लेट मी एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल टर्म्स। देखिए, जिस किसी व्यक्ति को कैंसर है, उस कैंसर से लड़ने के लिए मुझे एक आर्मी बनानी है। वो आर्मी कौन सी है? टी सेल की आर्मी है। क्यों आर्मी बनानी है? क्योंकि नॉर्मल जो मेरे टी सेल हैं वो कैंसर को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो कार टी थेरेपी में करेंगे क्या, हम लोग कैंसर को ख़त्म करने के लिए एक टी सेल की आर्मी बनाने वाले हैं। ये टी सेल स्पेसिफिकली उस कैंसर को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। अब एक्स वीवो कार टी थेरेपी में क्या होगा, टी सेल्स को हम लोग बॉडी से बाहर एक्सट्रैक्ट करेंगे। बॉडी से बाहर एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके अंदर बदलाव लाकर वापस रीइंट्रोड्यूस करेंगे। इसको बोलते हैं एक्स वीवो कार टी थेरेपी। लेकिन अभी फिलहाल जो रिसर्च आई है वो इन वीवो कार टी थेरेपी की आई। इन वीवो मतलब पेशेंट के बॉडी में से टी सेल को एक्सट्रैक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट पेशेंट के बॉडी के अंदर जो टी सेल है उसको मैं चेंज कैसे करूंगा, या फिर उसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे करूंगा, वायरल वेक्टर्स के थ्रू या फिर नैनो कैरियर्स के थ्रू मैं वहां पे चेंज लाने की कोशिश करूंगा। कैसे? मैं एक mRNA कोड भेजूंगा, मैं ये स्पेसिफिक mRNA कोड भेजूंगा टू द टी सेल। जैसे ही ये टी सेल में जाएगा वहां पे काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन प्रोड्यूसिंग मैसेज भेजेगा, तो वो कार प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। यानी कि कार एक्सप्रेशन हो गया तो कैंसर सेल को पहचानेगा और उसको खत्म कर पाएगा। डिफरेंस ये है कि एक्स वीवो में टी सेल को बॉडी से बाहर निकालेंगे, उसको बदलेंगे, लेकिन इन वीवो में पेशेंट के बॉडी के अंदर ही हम लोग टी सेल में बदलाव लाएंगे। कैसे बदलाव लाएंगे? बाय यूजिंग वायरल वेक्टर्स लाइक लेंटीवायरस या फिर नैनो कैरियर्स को इस्तेमाल करेंगे, जो mRNA का कोड उस तक लेकर जाएगा। अब सर फायदा क्या है इन दोनों में? देखिए, एक्स वीवो कार टी थेरेपी और इन वीवो कार टी थेरेपी को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रीटमेंट में एक्स वीवो कार टी में काफ़ी समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि टी सेल को एक्सट्रैक्ट करना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, कल्चर करना है, फिर वापस उसको पेशेंट में भेजना है। इसमें कई हफ्ते लग जाएंगे, 4 से 12 हफ्ते लग जाते हैं कई बार। लेकिन इन वीवो में इट टेक्स जस्ट डेज। इसके अलावा कॉस्ट जो ट्रीटमेंट का है अभी फिलहाल 40 लाख से भी ज़्यादा होता है एक्स वीवो कार टी थेरेपी का। इन वीवो अभी भी इन प्रोग्रेस है, आगे चल के शायद लोअर कॉस्ट पे मिल जाएगा, क्योंकि हमें हाई टेक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। इसके अलावा पेशेंट एक्सेस की बात करें तो लिमिटेड स्पेशलाइज सेंटर्स आपको मिलेंगे एक्स वीवो कार टी थेरेपी के लिए, लेकिन इन वीवो के लिए देयर इज अ पोटेंशियल फॉर वाइडर एंड डिसेंट्रलाइज एक्सेस। साथ ही साथ सेफ्टी और साइड इफेक्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक्स वीवो कार टी थेरेपी में कई बार साइटोकिन स्टॉर्म, एडवर्स रिएक्शंस, हाई साइटोकिन सिंड्रोम हो सकता है, लेकिन इन वीवो कार टी में वी कैन reduce these toxicities and reduce these dangers अभी फिलहाल। अब आपको ध्यान रखना है, सर क्या ये इन वीवो कार टी थेरेपी ऑलरेडी आ चुका है? द आंसर वुड बी नो। अभी फिलहाल केवल एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग हुई है, एनिमल मॉडल्स हुए हैं, आगे ह्यूमन ट्रायल्स होंगे। ह्यूमन ट्रायल्स के बाद जब भी डेवलपमेंट होगी तो विल हैव अ डिस्कशन, बट अभी फिलहाल आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअली एक्स वीवो और इन वीवो कार टी थेरेपी में डिफरेंस पता चल चुका है तो आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी विथ दैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है शुक्र जीन के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। रिसेंटली एक स्टडी आई CSIR CCMB हैदराबाद की, जहाँ पे शुक्र जीन के बारे में
एक पेपर पब्लिश हुआ, बताया गया कि शुक्र जीन इट कंट्रोल्स पोलन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म्स है, उनमें शुक्र जीन एक नया जीन है विच हेल्प्स इन फॉर्मिंग फर्टाइल पोलन। शुक्र जीन जो है ये कहा जाता है इट इज क्वाइट एक्टिव ड्यूरिंग द स्पोरोफाइट फेज, और ये मदद करता है इन प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी एंड वायबल पोलन ग्रेन्स। ये कहा जाता है कि अगर शुक्र जीन मिसिंग है या फिर काम नहीं कर रहा है तो प्लांट अच्छे पोलन ग्रेन्स नहीं बना पाता है। शुक्र जीन किसी भी डेवलपमेंट में एफ बॉक्स जीन्स को इवॉल्व करने में मदद करता है। शुक्र जीन एंड एफ बॉक्स जीन्स ये किसी भी प्लांट के लिए हेल्प करते हैं उसको एडजस्ट करें, अडेप्ट करें टू हार्श एनवायरमेंट्स और हार्श क्लाइमेट्स, जैसे कि हीट हो गया, कोल्ड हो गया, ड्रॉट हो गया, तो उससे अडेप्ट करने के लिए शुक्र जीन्स और एफ बॉक्स जीन्स या फिर एफ बॉक्स जीन्स जो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं उनको इवॉल्व करने में, उनको डेवलप करने में ये जीन्स मदद करते हैं। इस रिसर्च का इंपॉर्टेंस क्या है? शुक्र जीन सबसे पहले शोकेस करता है कि पोलन मेकिंग और रेस्ट ऑफ द प्लांट में काफ़ी इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। पहले हमारा बिलीफ सिस्टम ये था कि केवल फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बट देर आर अदर जीन्स ऑल्सो इन द रेस्ट ऑफ द प्लांट विच हेल्प इन डेवलपिंग फर्टाइल पोलन्स। इसके अलावा अगर इस रिसर्च को हम लोग अच्छे से डेवलप करें, अच्छे से इस्तेमाल करें, पॉसिबली आगे चल के हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स डेवलप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करने में मदद कर सकता है। चार्ल्स डार्विन की एबॉमिनेबल मिस्ट्री जो थी, जहां पे चार्ल्स डार्विन एकदम पजल्ड थे कि सडनली फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे अपीयर होते हैं 130 मिलियन ईयर्स पहले। ये एक बहुत बड़ा सवाल था चार्ल्स डार्विन के लिए, जिसे उन्होंने कॉल किया था एन एबॉमिनेबल मिस्ट्री। जनरली जब भी आप एवोल्यूशन की स्टडी करोगे तो एवोल्यूशन में पता चलेगा कि स्पीशीज चेंज वेरी स्लोली ओवर टाइम, बट फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ही क्विकली डाइवर्सिफाई हुए हैं, बहुत ही कम टाइम में, और बहुत ज़्यादा वैरायटी दिखाते हैं। आपने देखा ही होगा अलग अलग कलर के फ्लावर्स और अलग अलग कलर के फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ये इतने शॉर्ट टाइम्स में, इन जस्ट फ्यू मिलियन ईयर्स और इन जस्ट आई वुड से हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर्स, ये कैसे हुआ? शुक्र जीन शायद इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में मदद कर सकता है। अभी फिलहाल साइंटिस्ट दे थिंक दैट जो चार्ल्स डार्विन की एबॉमिनेबल मिस्ट्री थी उसका कहीं ना कहीं उत्तर हो सकता है शुक्र जीन, विच हेल्प्स इन इवॉल्विंग द पोलन ग्रेन्स, विच हेल्प्स इन डेवलपिंग फर्टाइल पोलन ग्रेन्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही सिंपल टर्म है, एक्चुअली मैं कहूँगा ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी बेस्ड सवाल भी कई बार आते हैं। एक सिंपल सा सवाल है, रिसेंटली सीन इन न्यूज़ द टर्म एक्सपोजोमिक्स रेफर्स टू व्हाट? एक्सपोजोमिक्स का मतलब क्या है? ट्राई टू आंसर दिस इन कमेंट सेक्शन। 4 ऑप्शन है, द स्टडी ऑफ जेनेटिक ऑल्ट्रेशंस एंड इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स इन पॉपुलेशंस, द साइंस ऑफ एंशिएंट ट्रेड राउट्स, द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ऑल एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स, द टेक्निक ऑफ एक्सपोजिंग सीड्स टू रेडिएशन फॉर इंप्रूविंग क्रॉप ट्रेट्स। इन चारों में से कौन सा जवाब है बताइएगा। ऑफ कोर्स डिस्कशन में आपको पता चल ही जाएगा। पिछले महीने जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का फोकस था ऑन एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ता हुआ जा रहा है, और आप जानते हो कि भारत में पूरे ग्लोबल स्तर पे देखें तो 1/4 ऑफ एनवायरमेंटल डिसीज बर्डन भारत के ऊपर ही है। अगर 100 केसेस है एनवायरमेंटल डिसीज के, तो उसमें 25 केस भारत से निकलते हैं। अब इस सेंस में साइंटिस्ट बता रहे हैं कि हमें नए अप्रोचेस को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि एक्सपोजोमिक्स। अब ये एक्सपोजोमिक्स क्या होता है? एक्सपोजोमिक्स इज स्टडी ऑफ टोटलिटी ऑफ एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स, यानी कि जितने भी एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स हैं किसी इंडिविजुअल पे थ्रू आउट देयर लाइफ, जो उनके हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं, इसको स्टडी करने की ज़रूरत है। एक्सपोजोमिक्स, इट इज सेड दैट इट कॉम्प्लीमेंट्स जीनोमिक्स, यानी कि जीनोमिक्स तो हमारी इंटरनल स्टडी होगी, लेकिन एक्सपोजोमिक्स इज अ मोर होलसम आइडिया। इस टर्म को डेवलप किया था डॉक्टर क्रिस्टोफर वाइल्ड ने 2005 में। उन्होंने एक्सपोजोमिक्स टर्म को इस्तेमाल किया, या फिर एक्सपोजोम को इस्तेमाल किया, अ सम ऑफ ऑल एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स इन अ पर्सन्स लाइफ टाइम। सर किस तरह के एक्सपोजर हो सकते हैं? जनरल एक्सपोजर हो सकता है एक्सटर्नल, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, रूरल एनवायरनमेंट हो गया, एक्सटर्नल पोल्यूशन हो गया, सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ हो गया, या फिर स्पेसिफिक एक्सपोजर हो सकता है। स्पेसिफिक एक्सपोजर का मतलब है कोई एक्सटर्नल एक्सपोजर, जैसे कि पोल्यूटेंट हो गया, केमिकल्स हो गए, इन्फेक्शंस हो गए, डाइट हो गए, या फिर
इंटरनल स्पेसिफिक एक्सपोजर भी हो सकता है, सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम विथ गट, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेटाबॉलिज्म। तो कंप्लीट स्टडी जब हम लोग करेंगे तो हम लोग इस तरह के डिसीज बर्डन को एंड कर सकते हैं बाय नोइंग दी पॉइंट सोर्सेस एंड नॉन पॉइंट सोर्सेस ऑल्सो। ठीक है, तो इस टर्म को थोड़ा सा जरूर जान ले, सवाल बन सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, फ्यूजेरियम ग्रामिनीरियम। पिछले महीने दो चाइनीज रिसर्चर्स के खिलाफ मैं कहूंगा अरेस्ट वारंट निकला, जिसमें से एक को अरेस्ट किया गया इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे ये हुआ तो एग्रो टेररिज्म के ऊपर काफी सारी खबरें आने लगी, एंड एट द हार्ट ऑफ दिस एग्रो टेररिज्म चार्जेस वाज फ्यूजेरियम ग्रामिनीरियम। फ्यूजेरियम ग्रामिनीरियम एक फंगस है। इट इज अ पोटेंट प्लांट फंगस विच इज केपेबल ऑफ डिवेस्टेटिंग सीरियल क्रॉप्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दो चाइनीज नेशनल्स यूनकिंग जियान और जुनियोंग लियू, नाम हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में जो पढ़ते थे, उनमें उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला, जिसमें से एक को अरेस्ट भी किया गया। ये कहा गया कि इन लोगों ने फ्यूजेरियम ग्रामिनीरियम को स्मगल किया चाइना से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बिना अनुमति के। अब ये जो फ्यूजेरियम ग्रामिनीरियम है ये एक फंगस है। दिस फंगस कॉजेस फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट। जैसे अब ये गेहूं है, समझ लीजिए, गेहूं के ऊपर इसकी जो टिप पे होगा ये सूख जाएगा जल्दी से, इसको कहते हैं हेड ब्लाइट, यानी कि टॉप जो है वो खराब हो गया। और ये केवल वीट पे नहीं, वीट हो गया, बार्ली हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, इन पे हार्म करेगा। और ये जो फंगस है ना सिर्फ यील्ड को खत्म करेगा लेकिन एक तरह का पॉइजन भी क्रिएट करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं वोमेटॉक्सिन या फिर डीऑक्सी निवेलेनॉल। ये अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे, अगर हमारी बॉडी में एक्सीड कर गया 5 पार्ट्स पर मिलियन, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 1 पार्ट्स पर मिलियन पे एक्सीड हो गया, या फिर लाइवस्टॉक की बॉडी में 5 पार्ट्स पर मिलियन एक्सीड हो गया, इट कॉजेस सीरियस प्रॉब्लम्स इन लिवर, इट कॉजेस हेल्थ बेस्ड इश्यूज। तो इस तरह की चीज़ एग्रो टेररिज्म के टर्म्स आए क्योंकि चाइना के खिलाफ इस तरह की पहले भी एलिगेशंस आ चुकी हैं कि फूड सिक्योरिटी या फिर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की किसी देश को थ्रेटन करना है तो इस तरह के पैथोजन्स है उसको अगर स्प्रेड करेंगे तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये जो फ्यूजेरियम ग्रामिनीरियम है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिलता है, लेकिन नए वेरिएंट्स ज़्यादा विरुलेंट हो सकते हैं, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हो सकते हैं और नए क्लाइमेट में और भी रेजिस्टेंट बन सकते हैं। तो बिना अनुमति के इसको लाया जाए तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। इस तरह की चीज़ बताई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने। इनफैक्ट वो बताते हैं कि ऑलरेडी जो फ्यूजेरियम ग्रामिनीरियम है इट कॉजेस अ लॉस ऑफ अबाउट $1 बिलियन क्रॉप एनुअली। हर साल ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ये जो नए वेरिएंट्स चाइना वाले लेकर आए हैं उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है इन फ्यूचर करके। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 करोड़ फॉर सिकल सेल ड्रग डेवलपमेंट। जून में भारत सरकार ने अनाउंस किया 10 करोड़ रुपए फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिकल सेल डिसीज ड्रग, इंडिजिनस ड्रग को डेवलप करने के लिए। ये भारत सरकार की ब्रॉडर मिशन जो है, नेशनल मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047, इसके तहत है। भारत सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन रन करता है। 2023 से 2047 तक हमारा टारगेट है, जहां पे 7 करोड़ लोगों को हम लोग टारगेट करना चाहते हैं। उन्हें वहां पे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, उन्हें काउंसलिंग देंगे और उन्हें ट्रीटमेंट देंगे सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ, सिकल सेल डिसीज के खिलाफ। भारत में सिकल सेल डिसीज का जो मेन ग्राउंड है वो आपको सेंट्रल इंडिया में मिलेगा। ये जो रिपोर्ट आपको बताती है सीवियरली अफेक्टेड एरियाज आपको मेनली ट्राइबल और अनप्रिविलेज्ड ग्रुप मिलेंगे, मेनली इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। और यहाँ पे जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के काफ़ी प्रॉब्लम्स है। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सिकल सेल एनीमिया सर यहीं पे क्यों मिलता है, क्योंकि इट इज़ अ इनहेरिटेड ब्लड डिसीज। और ध्यान रखना है इट कैन कम फ्रॉम मदर ऑल्सो, इट कैन कम फ्रॉम फादर ऑल्सो। ये नोट करना है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर जो है वो केवल मदर से आ सकता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया कोई भी कैरी कर सकता है, मदर भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है। ये क्यों होता है, बिकॉज देयर इज अ म्यूटेशन इन जीन कॉल्ड एज HBB जीन, जहाँ पे हीमोग्लोबिन जो कोड होता है, फिर हीमोग्लोबिन जो बनता है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है।
सिकल सेल डिसीज या फिर सिकल सेल एनीमिया में नॉर्मल जो हेमोग्लोबिन होता है वो सिकल शेप में बन जाता है या फिर सी शेप में बन जाता है। सिकल मतलब हम लोग मराठी में उसको खुरपी कहते हैं, खुरपा कहते हैं, तो सिकल की तरह बनता है। अगर आपने कम्युनिस्ट का सिंबल देखा होगा जिसमें सिकल और हैमर होता है, यानी कि एक हथौड़ा है और एक सिकल होता है, तो जो ब्लड सेल है वो सिकल की तरह बन जाते हैं। अब नॉर्मल जो ब्लड सेल है वो राउंड है, इसका मतलब क्या है, वो अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर पा रहा है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में जो सेल है उस सेल का शेप बदल चुका है, इसका मतलब क्या है, वो प्रॉपर ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ ये जो सेल्स है ये ब्लड फ्लो को भी क्लॉग कर सकते हैं, जिसकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन्फेक्शंस हो सकती हैं, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज द नॉर्मल ब्लड सेल, दिस इज द सिकल सेल। अब सिकल सेल की वजह से होता क्या है, आपकी ब्लड फ्लो को क्लॉग भी कर सकता है। इसके अलग अलग आपको सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे कि एनीमिया हो गया, अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वीकनेस हो सकती है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकती है, स्ट्रोक भी हो सकता है। अभी फिलहाल जो ट्रीटमेंट मिलता है वहाँ पे भारत सरकार की तरफ से मेडिकेशन है, हाइड्रोक्सी यूरिया करके मेडिकेशन मिलती है। बहुत ही सीवियर केसेस है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिलता है, पेन मैनेजमेंट किया जाता है, साथ ही साथ रेयर केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी हो जाती है। बट अभी तक हमारे पास कोई ड्रग है नहीं, इसीलिए 10 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस सिकल सेल डिसीज मेडिकेशन। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स द आईटी एंड मिसलेनियस न्यूज़। अब डीआरडीओ ने और आईआईटी दिल्ली ने रिसेंटली क्वांटम कम्युनिकेशन, सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन को अचीव कर लिया है क्यूकेडी के थ्रू, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कंप्लीटली सिक्योर अनहैकेबल कम्युनिकेशन को अचीव कर लिया है। कितने स्पेस पे, 1 किलोमीटर स्पेस में ऑन दी आईआईटी दिल्ली कैंपस। क्या क्या है, चलिए इसको समझते हैं। एज यू कैन सी द न्यूज़ हियर, डीआरडीओ एंड आईआईटी दिल्ली डेमोन्स्ट्रेट क्वांटम एंटेंगलमेंट बेस्ड फ्री स्पेस क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन। क्या किया है, जब भी हम लोग क्वांटम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, फिर क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ क्यूबिट। जो हमारा क्लासिकल कंप्यूटिंग है, क्लासिकल कम्युनिकेशन है, वो बिट पे होता है। बिट क्या होता है, बाइनरी बिट, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, आइदर 0 और 1। यह है क्लासिकल कंप्यूटिंग, क्लासिकल कम्युनिकेशन की भाषा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में हम लोग फिजिकल क्यूबिट का इस्तेमाल करते हैं। क्यूबिट क्या है, क्यूबिट एक ट्रांजिएंट स्टेट है जहां पे उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, और क्यूबिट एक फिजिकल एंटिटी होगी। क्यूबिट क्या हो सकता है, आप सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि फोटॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ट्रैप्ड आयॉन्स हो सकते हैं, या फिर टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स भी हो सकते हैं, जिनकी वैल्यू कंटिन्यूसली 0 और 1 में फ्लक्चुएट होती रहेगी। ऑफ कोर्स जब भी आपको कंप्यूट करना है, जब भी वो लॉजिकल गेट से गुजरेंगे तो वैल्यू कोलैप्स हो जाएगी आइदर 0 या आइदर 1 पे, लेकिन कंप्यूटेशन होने के बाद। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, क्वांटम कम्युनिकेशन में, क्वांटम कंप्यूटिंग में हम लोग अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन जो किया है, इसमें एन्क्रिप्शन किया था। एन्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि अगर मुझे एक मैसेज भेजना है, समझ लीजिए मुझे एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजना है, आई हैव टू सेंड अ मैसेज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी मैसेज भेजना है, तो मैं इसको एनक्रिप्ट करके मैसेज भेजूंगा, आई विल सेंड अ पासवर्ड, राइट। एनक्रिप्शन मतलब इट इज़ अ सिक्योर, समझ लो, जो पासवर्ड है। तो मैसेज के साथ आपका एक एनक्रिप्टेड की भी जाएगा। अगर बी के पास एनक्रिप्टेड की है तभी वो ए से सेंड किया हुआ मैसेज पढ़ सकता है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्वांटम एन्क्रिप्शन किया था। तो अब जब भी हम लोग क्वांटम एन्क्रिप्शन की बात करेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करेंगे, इट यूजेस प्रिंसिपल्स लाइक सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट एंड इंटरफेरेंस। यहाँ पे हम लोगों ने क्यूकेडी में एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल किया था। सुपरपोजिशन का मतलब है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ क्यूबिट्स टू हैव मेनी डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि क्यूबिट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ये हमारा अजम्पशन होता है। इससे हम लोग एक्सपोनेंशियल स्केलिंग कर सकते हैं। एंटेंगलमेंट क्या होता है, क्यूबिट्स को जब हम लोग एंटेंगल करेंगे तो इनपुट आउटपुट इक्वेजियन में चले जाएंगे, यानी कि अगर एक क्यूबिट की वैल्यू 1 हुई तो दूसरे क्यूबिट की वैल्यू में डिसाइफर कर सकता हूं। एंटेंगलमेंट में क्या होता है, दो क्यूबिट्स अगर कितने ही दूर हो, 1 किलोमीटर दूर हो, 10 किलोमीटर दूर हो, या फिर 10 लाख किलोमीटर दूर हो, जब उन दोनों की वैल्यू एंटेंगल हो जाएगी तो एक की वैल्यू अगर हमें पता चलेगी, दूसरे की वैल्यू हम लोग डिसाइफर कर सकते हैं। और क्वांटम इंटरफेरेंस तो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर इसका होता है, किसी भी सॉल्यूशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है ये, राइट।
अब यहाँ पे हम लोगों ने क्वांटम एनक्रिप्शन में इस्तेमाल किया था क्वांटम एंटेंगलमेंट और नो क्लोनिंग थ्योरम को। नो क्लोनिंग थ्योरम का मतलब क्या है, दो क्यूबिट्स जो होंगे उनकी वैल्यू कभी सेम नहीं होगी, यानी कि एट एनी मोमेंट देयर कैन नॉट बी टू एब्सोल्युटली सिमिलर क्यूबिट्स। इसीलिए हम लोग एंटेंगलमेंट यूज करेंगे और नो क्लोनिंग आइडिया इस्तेमाल करेंगे। अब क्वांटम एनक्रिप्शन किस तरह की हो सकती है, अलग अलग तरह के क्वांटम एनक्रिप्शन डेवलप हो चुके हैं। ऑल्दो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इतना टेक्निकल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार इस तरह के टर्म्स आ सकते हैं। सिंपल MCQ आ जाएगा कि BB84, E91, SARG04, CVQKD, इस तरह के टर्म्स किस चीज़ से एसोसिएटेड हैं। दे आर एसोसिएटेड विद क्वांटम एनक्रिप्शन। तो BB84 में जो क्यूबिट्स हैं उन क्यूबिट्स को डिफरेंट बेसिस पे हम लोग एंटैंगल कर देंगे। E91 में हम लोग इनको एंटैंगल करेंगे यूजिंग डिफरेंट पोलराइज स्टेट्स। SARG04 में हम लोग डिकॉय स्टेट्स को इस्तेमाल करेंगे। डिकॉय स्टेट से ईव्सड्रॉपिंग के अटेम्प्ट हम लोग रोक सकते हैं, और कंटिन्यूस वेरिएबल QKD भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में वी यूज्ड E91 क्वांटम एनक्रिप्शन। यहाँ पे DRDO और IIT दिल्ली ने E91 क्वांटम एनक्रिप्शन इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या है, अगर एलिस ने यानी कि ए ने एक मैसेज भेजा, और आपको ध्यान रखना है मैसेज तो मैंने भेजा है क्लासिकल चैनल पे ही, तो एलिस ने बॉब को मैसेज भेजा। इमेजिन कीजिएगा मेरा मैसेज है हाय हाउ आर यू, तो ये मैसेज तो जाएगा एलिस टू बॉब थ्रू एनक्रिप्शन। मतलब एलिस ने भेजा, बॉब को पढ़ना है, लेकिन बॉब को ये दिखाई नहीं देगा। ये कब दिखाई देगा, क्वांटम चैनल पे मैंने एक की भी भेजी है, क्वांटम की, तो इस क्वांटम की को जब बॉब एंटर करेगा तभी ये मैसेज देख पाएगा, और कोई भी इस मैसेज को नहीं पढ़ पाएगा। जिसके पास भी क्वांटम की होगा वही वो पढ़ सकता है। ध्यान रखना है, क्लासिकल चैनल पे हम लोग इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, क्वांटम चैनल पे हम लोग की भेजेंगे, एंटैंगल्ड फोटोन सोर्स हम लोग भेजेंगे, जिससे कि केवल रेसिपिएंट और जो सेंडर है उन्हीं के पास वो की रहेगा, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन को डिसाइफर कर सकते हैं। और किसी ने बहुत ही इंटरेस्टिंगली सवाल पूछा कि सर अगर दो टेररिस्ट क्वांटम कम्युनिकेशन कर लेंगे तो क्या हम लोग उसको ब्रेक कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि उसको भी हम लोग ब्रेक नहीं कर पाएंगे ऑफ कोर्स। सो सर, इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट टेररिस्ट ऑल्सो यूज इट? टेररिस्ट के पास इतना कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्वांटम कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट वगैरह रखें। I don't think that would be possible in any near future. All right, right. अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? देखो, ध्यान रखना है, क्वांटम कम्युनिकेशन की वजह से एक तो हमें डेटा सॉवरेनिटी आ जाएगी। अब क्वांटम कम्युनिकेशन में हम लोग हमारे नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, जैसे कि सिक्योर एरिया से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। PMO हो गया, हमारे आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स हो गए, इनमें कनेक्शन हम लोग सिक्योर कम्युनिकेशन रख सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी हो जाएगी हमारी, क्योंकि हम लोग हमारे खुद की अगर एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे तो फॉरेन एनक्रिप्शन के ऊपर हमें रिलाय नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही सिक्योर कम्युनिकेशन होगी, एब्सोल्युटली अनहैकेबल। हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो गई, हेल्थ केयर डेटा हो गया, आधार डेटा हो गया, इस तरह की डेटा को हम लोग एकदम सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ डीप टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट भी हो जाएगी। ठीक है, अब नोट करना है कि क्वांटम कम्युनिकेशन अभी फ़िलहाल हम लोग डेवलप कर रहे हैं, इसको स्केल अप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी फ़िलहाल यू डू अंडरस्टैंड दैट वी हैव जस्ट रीच 1 किलोमीटर कम्युनिकेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन। दूसरे कंट्रीज़ आगे हैं हमसे, चाइना ने 2000 किलोमीटर तक सिक्योर कम्युनिकेशन कर लिया है थ्रू क्वांटम एनक्रिप्शन। लेकिन हमें इस 1 किलोमीटर से आगे बढ़ने में कई सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि नॉइस, एरर करेक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन के इश्यूज हो सकते हैं, हाई कॉस्ट होगा। आप जानते हैं कि हमारी तरफ से नेशनल क्वांटम मिशन है, जहाँ पे हम लोग अगले 8 सालों में वी वांट टू बिल्ड 1000 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर, 2000 किलोमीटर तक सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम लोग लाना चाहते हैं क्वांटम मीन से। बट स्लोली एंड स्टडीली वी माइट रीच देयर। अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई क्वांटम सैटेलाइट है नहीं, तो वी डू नीड अ क्वांटम सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट। इसके अलावा हमारे पास इकोसिस्टम ज़रूर मिसिंग है। इंडियन टेक इंडस्ट्री जो है काफ़ी नेसेंट है, तो हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्वांटम इकोसिस्टम अभी तक बिल्ट नहीं है। तो केवल सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। दैट इज़ अनदर इशू। सो वी स्टिल रिलाई अ लॉट ऑन फॉरेन इम्पोर्ट्स, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये भी एक इशू है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे ट्रेन्ड क्वांटम फिजिसिस्ट और इंजीनियर्स हैं नहीं अभी, तो स्लोली एंड स्टडली वी आर इवॉल्विंग। बट क्वांटम
टेक्नोलॉजी इज अ वेरी अपकमिंग फील्ड. Ministry of Electronics and Information Technology has developed thematic areas also. क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड क्वांटम मेजरमेंट के ऊपर हमारा फोकस है. तो आगे चल के इसके ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. कोई भी खबर आएगी तो प्लीज़ कीप अ ट्रैक ऑफ दिस. वी विल ऑल्सो डिस्कस इट ऑन राहुल वर्स. इसके अलावा एक और खबर आई चाइना की तरफ से. विश्व का पहला हाइब्रिड न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रही है चाइना. उसको नाम दिया है जिंगहुआ. ठीक है, चाइना हैज इनिशिएटेड, ध्यान रखना अभी तक बना नहीं है, इट हैज इनिशिएटेड प्रिपरेशन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ जिंगहुआ वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्यूजन फिजन हाइब्रिड पावर प्लांट. अब आप जानते हैं कि जब भी हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में देयर आर टू आइडियाज. वन इज फिजन. फिजन का मतलब है बड़ा जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो जाएगा इनटू टू. फ्यूजन का मतलब है दो छोटे न्यूक्लियर ऐड हो जाएंगे और एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा. जैसे कि ड्यूटेरियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मिलेगा तो ट्रीटियम बन सकता है. आपका हाइड्रोजन मिलेगा, हीलियम बन सकता है. यहाँ पे फिजन में बड़े जो न्यूक्लियर होंगे जैसे कि यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, दे ब्रेक इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि क्रिप्टॉन, सीजियम एटसेट्रा. अब यहाँ पे चाइना इज ट्राइंग टू बिल्ड ऑन दी याहू साइंस आइलैंड पहला विश्व का फ्यूजन फिजन हाइब्रिड पावर प्लांट. यहाँ पे पहला रिएक्शन फ्यूजन का होगा और फ्यूजन रिएक्शन जब होगा ये हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगा. ये जो हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स है ये उसके इर्द गिर्द जो फिजन मटेरियल रहेगा, फिजाइल मटेरियल जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम होगा, उसको ब्रेक करेगा. ये एक्सपेरिमेंटल तौर पे 100 मेगावाट का एनर्जी डेवलप करना चाहता है जहाँ पे जो गेन फैक्टर होगा यानी कि जो आउटपुट फैक्टर है 30 से भी ज़्यादा एक्सीड हो. इस तरह की इनकी इंटेंशन है. अभी फिलहाल जो इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है फ्रांस में, उसका जो एनर्जी गेन फैक्टर है इट इज समवेयर अराउंड 10. ये गोल है, अभी तक अचीव नहीं हुआ है. तो चाइना की तरफ से दे वांट टू अचीव हायर गेन फैक्टर, राइट. अब इस चीज़ को यू कैन इमेजिन इट टू बी लाइक अ काइंड ऑफ अ बिगर हाइड्रोजन बॉम्ब. आपने पहले ज़रूर सुना होगा हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में. तो हाइड्रोजन बॉम्ब में इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है जहाँ पे जो फिजन मटेरियल है, फिजन मटेरियल विल प्रोड्यूस दैट मच ऑफ टेम्परेचर जिससे कि दी हाइड्रोजन कोर विल एक्सप्लोड. इसका रिवर्स इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे. पहले फ्यूजन रिएक्शन होगा, फ्यूजन रिएक्शन फास्ट न्यूट्रॉन्स को जनरेट करेगा जो फिजन करवाएंगे. दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल आइडिया टू डेवलप अ हाइब्रिड फ्यूजन फिजन न्यूक्लियर पावर प्लांट. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं नैनोजाइम्स के बारे में. अब नैनोजाइम है क्या, नाम से आपको पता चल रहा है. दो टर्म्स है, एक है नैनो, दूसरा है जाइम्स. जाइम्स स्टैंड्स फॉर एंजाइम. ठीक है, एंजाइम. तो नैनो एंजाइम्स आर कॉल्ड नैनोजाइम्स. रिसेंटली आईआईएससी बेंगलुरु में प्रोफेसर गोविंद स्वामी मुगेश की जो टीम है उन्होंने वेनेडियम पेंटॉक्साइड नैनोजाइम्स को डेवलप किया और वो भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में, अलग अलग शेप्स में. जैसे कि नैनो पार्टिकल्स हो सकते हैं, नैनो शीट्स हो सकते हैं, नैनो वायर्स हो सकते हैं, नैनो फ्लावर्स हो सकते हैं, या फिर अल्ट्रा थिन नैनो शीट्स हो सकते हैं. यहाँ पे देखा गया कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड नैनोजाइम्स जो हैं दे मिमिक ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज, यानी कि एक तरह का जो एंजाइम है ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज, ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है. तो इस एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम की तरह वो काम करेगा जहाँ पे दे कैटलाइज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज स्पेशली हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जहाँ पे आपका रिडॉक्स बैलेंस को मेंटेन करेगा. यानी कि आपकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जो बैलेंस होगा उसको मेंटेन करने में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स लाइक ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज इस्तेमाल करते हैं. उसी को मिमिक करता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड नैनोजाइम. आगे चल के पोटेंशियल बताया जा रहा है कि इट कैन प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसिस कहते हैं. तो ह्यूमन प्लेटलेट्स में नैनोजाइम्स कैन इफेक्टिवली इनहिबिट द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जिससे कि हम लोग ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को स्टॉप कर सकते हैं. इसके अलावा अगेन इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इन मेडिसिन. आप जानते हो कि ब्लड थिनर्स वगैरह दिए जाते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा इट कैन ऑल्सो ब्लॉक HIV रिएक्टिवेशन.
अल्ट्रा थिन वेनेडियम पेंटॉक्साइड नैनोशीट्स देखा गया कि वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को न्यूट्रलाइज कर सकता है इन HIV इन्फेक्टेड इम्यून सेल्स। इस तरह की रिसर्च हुई है। आई नो बहुत ही टेक्निकल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई, इतना ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से सवाल बन सकते हैं, MCQ बन सकते हैं। नैनोजाइम का मतलब क्या है? These are nanomaterials. These are nanomaterials which act as enzymes. यानी कि एंजाइम्स की तरह हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजाइम से भी ज़्यादा एक्टिविटी या फिर ज़्यादा रिएक्टिविटी, ज़्यादा हम लोग आउटपुट इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, सो दैट इज अबाउट नैनोजाइम्स। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी पब्लिश हुई रिसेंटली। रिसेंट स्टडी वाज पब्लिश इन फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी। चाइनीज एक रिसर्च पेपर आया था जहां पे देखा गया स्टैटिन्स, अब ये स्टैटिन्स आपने टर्म याद रखना है, स्टैटिन्स दे कुड लोअर द डेथ रेट बाय 40% इन सेप्सिस पेशेंट। ठीक है, जिसको भी मार लगा हुआ है, सेप्टिक हुआ है, सेप्सिस हुआ है, कई बार सेप्सिस अगर पूरे बॉडी में स्प्रेड हो तो डेथ हो सकती है। तो सेप्सिस पेशेंट में 40% डेथ रेट ये कम कर चुका है। स्टैटिन्स क्या है? स्टैटिन्स एक मेडिकेशन की क्लास है। ठीक है, अब statin medication is used to lower cholesterol level by blocking an enzyme in liver that produces cholesterol. Normally आपने देखा होगा जिसको भी कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस का डेंजर होता है उन्हें डॉक्टर्स कॉमन स्टैटिन्स जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं। कॉमन स्टैटिन्स जो हैं आपने जरूर इनका नाम सुना होगा, एटोरवैस्टैटिन। एटोरवैस्टैटिन इज अ वेरी फेमस टैबलेट और वेरी फेमस ड्रग। भारत में भी कई सारे डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। सिमवैस्टैटिन, रोसुवैस्टैटिन, लोवास्टैटिन, इसके एंड में है स्टैटिन। तो स्टैटिन्स क्या है? स्टैटिन्स आर अ क्लास ऑफ मेडिकेशन दैट लोअर द कोलेस्ट्रॉल, दैट टू लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ये लोअर करते हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को लोअर करेंगे और ब्लड क्लॉट्स को ये कम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिन्स जो है दे ऑल्सो हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, इम्यूनोमॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी भी है इनकी, यानी कि ब्लड क्लॉट होने नहीं देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से दे कुड रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेथ बाय सेप्सिस, इसको भी वो रिड्यूस कर सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है स्टैटिन्स कैन ऑल्सो लीड टू सीरियस साइड इफेक्ट्स, मसल डैमेज वगैरह हो सकता है, इसीलिए केयरफुली प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। बट इन जनरल आई वुड अप्रिशिएट इफ यू रिमेंबर statins are a class of medications that lower cholesterol level. All right, so that is the completion of this month's current affairs. I have covered important current affairs. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो do like the video, please share the video and please subscribe to the channel so that the channel can grow and you can get valuable information. अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं you can follow me on this ID @rahulsai222. ये मेरा नंबर भी है, इस नंबर पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। और ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पे मैं इस पूरे डिस्कशन की PDF शेयर करूँगा। साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग मैं कंटेंट होस्ट करता हूँ, एवरीडे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी से आगे आई विल बी पोस्टिंग MCQs ऑन दी चैनल एज वेल, डू अटेम्प्ट देम। Thank you very much for watching this particular video. So till we meet next month with July current affairs, stay safe and stick to your schedule. Jai Hind.